तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत ही दोस्तों तंत्रिका तंत्र आता है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी आता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसी तरह के मज़ेदार वाले वीडियो जो है लेते आते रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो, और नया चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो अभी जो है पढ़ने वाले हैं सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्र माने समझते हो, तंत्र यानी कि कोई सिस्टम ऐसा सिस्टम जो नियंत्रण करने का काम करता है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले तो समझ लेते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो होता क्या है ये? तो समझिए आप कि हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, तो उन सब अंगों को नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। भगवान ने बनाया है या प्रकृति ने एक सिस्टम बना के भेजा है हमारे शरीर के अंदर, उसे जो है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो समझ गए होगे, एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे कि आप जो है 7वीं कक्षा में होगे, मान लीजिए स्कूल को आप जो है शरीर समझ लीजिए। स्कूल जो है आपका शरीर है, और कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा आप जो है पढ़ते होगे, तो उसको जो है एक अंग समझिए। तो आप जो है अकेले तो नहीं पढ़ते होगे, आपके 7वीं कक्षा में जो है कई सारे स्टूडेंट होंगे, और स्कूल में भी कई सारे स्टूडेंट होंगे, जैसे कि 6वीं कक्षा में भी स्टूडेंट होंगे और 7वीं कक्षा में भी स्टूडेंट होंगे। तो इनको जो है नियंत्रण कौन करेगा? शिक्षक करेंगे, नहीं तो आप कहाँ पढ़ोगे? हल्ला करते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे या खेलते रहोगे। तो आपको जो है नियंत्रण करने के लिए शिक्षक का आवश्यकता होता है ना, उसी टाइप से हमारे शरीर के कई अंग होते हैं, उनको जो है नियंत्रण का आवश्यकता होता है। और हमारे शरीर को जो है नियंत्रण का आवश्यकता होता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को एकजुट रखने की आवश्यकता होता है। वो कौन रखेगा? तंत्रिका तंत्र रखेगा। तो उसी को जो है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्र यानी कि समझ गए होंगे, तंत्र जो हिंदी में थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, सिस्टम जो है आप समझते होंगे, इसलिए तंत्र यानी कि सिस्टम होता है। तो समझ गए होंगे। तो अभी जो है पढ़ते हैं यहाँ पर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो सोचिए यदि कि इन अंग तंत्रों में आपसी तालमेल या समन्वय ना हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ हाथ हिलाने को, तो अगर नियंत्रण यानी कि समन्वय नहीं होगा तो हाथ हिला पाऊंगा? नहीं हिला पाऊंगा ना। यही बोल रहा है ये। हम मनुष्य के शरीर की तुलना एक बड़े कारखाने से कर सकते हैं। जिस तरह कारखानों में अनेक विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है, सभी विभागों में समुचित समन्वय एवं नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रबंधक होता है दोस्तों। यही बोल रहा है। जैसे कि मैं स्कूल का उदाहरण दिया था, तो इसमें कारखाना का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो कारखाना में विभिन्न विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो है कई सारे अंग हैं, तो सभी अंग का एक कार्य तो नहीं है, हाथ का अलग कार्य है, पैर का अलग कार्य है, यही बोल रहा है। तो इनमें जो है नियंत्रण करने के लिए एक प्रबंधक होता है। तो उसी को जो है हमारे हाथ पैर को नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम का आवश्यकता होता है, तंत्र का आवश्यकता होता है, उसे जो है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यही बोल रहा है ये। इसी प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, सांस लेना, भोजन का पचना, गति करना, सूंघना आदि में भी समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र से, और एक होता है रासायनिक पदार्थ से। यहाँ पर लिखा है एक जो है तंत्रिका तंत्र से होगा, तो आज हम इसी के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और रासायनिक पदार्थ इंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये अलग टॉपिक हो जाता है इसलिए। तो आज जो है सिर्फ तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझिए आप, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र से और रासायनिक पदार्थों से। रासायनिक पदार्थों में हार्मोन आता है, तो उससे जो है
उसको जो है बाद में देखेंगे। अभी जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा, तो तंत्रिका तंत्र होता क्या है आप समझ गए होंगे, एक सिस्टम है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र में भी दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में भी सिर्फ तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए कंप्यूटर को, जैसे कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सिर्फ एक अंग तो नहीं है, यानी कि सिर्फ मॉनिटर तो नहीं है, और सिर्फ कीबोर्ड तो नहीं है, और सिर्फ सीपीयू तो नहीं है, सिर्फ माउस तो नहीं है। इन सबको मिला के, चारों पांचों अंगों को मिला के जो है कंप्यूटर बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है दोस्तों, यानी कि मस्तिष्क से मिलकर बनेगा तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु से मिलकर बनेगा, तंत्रिकाएं से मिलकर बनेगा, और संवेदी अंग से मिलकर बनेगा। तो आप जो है समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है सिर्फ एक अंग को नहीं कहेंगे कंप्यूटर, सिर्फ मॉनिटर को कंप्यूटर नहीं कहेंगे, सीपीयू को भी कहेंगे, माउस को भी कहेंगे, और कीबोर्ड को भी कहेंगे। तो तंत्रिका तंत्र सिर्फ जो है दिमाग को नहीं कहेंगे, यानी कि मस्तिष्क को नहीं कहेंगे, मेरुरज्जु को भी कहेंगे, तंत्रिकाओं को भी कहेंगे, संवेदी अंग को भी कहेंगे, और सबसे बढ़िया तो दिमाग है, सबसे महत्वपूर्ण काम करता है दिमाग, यानी कि मस्तिष्क को, उसके बारे में समझेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं, संवेदी अंग है। तो यहाँ पर मैं एक बार फोटो में दिखा देता हूँ, यानी कि डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर जो है मस्तिष्क होता है, और यहाँ पर जो है कपाल तंत्रिकाएं होता है। जो दिमाग में जो तंत्रिकाएं होता है, कई तरह के तंत्रिकाएं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एक धागे के जैसे। तो जो है दिमाग में छोटे छोटे तंत्रिकाएं होती हैं, उनको जो है कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में होता है मेरुरज्जु, और तंत्रिकाएं जो है सभी जगह हैं, हाथ पैर सिर में, एकदम सब जगह है दोस्तों तंत्रिकाएं। आप जो सोच रहे होगे ना, वहाँ भी है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को सबसे पहले जान लेते हैं। मस्तिष्क क्या है दोस्तों? यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। कोमल है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा कोमल होगा। तो यहाँ पर जो है कोमल एवं महत्वपूर्ण है। खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ खोपड़ी को। ये जो है दोस्तों, ये खोपड़ी है हमारा, ये जो है हड्डी समझिए या खोपड़ी समझिए। इसमें जो है देख सकते हो, ये खोपड़ी है, ये पूरा खोपड़ी है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर दिमाग होता है दोस्तों। यहाँ पर यहीं पे जो है दिमाग होता है, इसके अंदर होता है दिमाग। दिमाग को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये खोपड़ी बहुत मजबूत होता है दोस्तों। जब भी तो यहाँ पर समझ गए होगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो है खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर होता है। तो इसको जो है समझ गए होगे। अब जो है अपने विषय वस्तु की ओर पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क आप समझ गए होंगे, शरीर का सबसे कोमल अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। खोपड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श करना, स्वाद करना दोस्तों, गंध करना, सूंघना आदि क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की जानकारी मस्तिष्क को होती है दोस्तों। यानी कि चोट लग गया ना पैर में, उसका भी जानकारी जो है मस्तिष्क को होगा। तो सभी क्रियाओं का जानकारी मस्तिष्क को होता है। तो यहाँ पर जो है अब मेरुरज्जु के बारे में देख लेते हैं। दूसरा है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु होता क्या है दोस्तों? ये जो है मस्तिष्क का पिछला भाग पतला होकर लंबी बेलनाकार नली का रूप ले लेती है। तो मस्तिष्क का ये मस्तिष्क है दोस्तों, खोपड़ी के अंदर होता है मस्तिष्क है। मस्तिष्क का पिछला भाग एक पतला बेलनाकार आकार ले लेता है दोस्तों, इस टाइप का। ये मेरुरज्जु यही कहलाता है। एक पाइप के जैसे होता है दोस्तों, ये देख सकते हो पाइप के जैसे है। तो यही होता है मेरुरज्जु। ये रीढ़ की हड्डी की नलिकाओं में सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी के नलिकाओं में सुरक्षित रहता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दिखाया भी था पहले। तो यहाँ पर जो है रीढ़ का हड्डी होता है दोस्तों। जैसे कि हमारे शरीर में जो है पीछे जो है यहाँ पर इधर पूरा रीढ़ का हड्डी होता है, आप जानते ही होंगे। तो रीढ़ के हड्डी के अंदर जो है नलिकाओं में सुरक्षित रहता है ये मेरुरज्जु। तो इस टाइप से होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये तंत्रिकाएं
सॉरी दोस्तों, तंत्रिकाएं मेरुरज्जु पढ़ रहे थे। इसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के नलिकाओं में सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा रहता है, अतः इसे शरीर में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी होती है। मेरुरज्जु दोस्तों तंत्रिकाओं के माध्यम से पूरे बॉडी से जुड़ा होता है। तंत्रिकाएं बहुत सारी होती हैं, एकदम फ्री होती हैं दोस्तों, हमारे सर में, पैर में, हाथ में, और आप जहां सोच रहे होगे वहां भी। और यहाँ पर जो है तंत्रिकाएं, तो यहाँ पर देख लेते हैं तंत्रिकाएं, तीसरा नंबर का है ये तंत्रिकाएं दोस्तों। चित्र 16.1 में आपने देखा कि तंत्रिकाएं धागे के समान रचनाएं हैं जो शरीर में जाल के समान फैली रहती हैं और शरीर के प्रत्येक भाग को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क से जोड़ती हैं। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं तो समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही छोटा धागे के समान होता है और ये जो है मस्तिष्क से जोड़ता है और मेरुरज्जु से जोड़ता है। सभी अंगों को मस्तिष्क से जोड़ेगा और मेरुरज्जु से जोड़ेगा। तो ये जो है तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। तो ये क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं चोट लगने का उदाहरण दिया था, तो और एक बार दे देते हैं। तो चोट लगता है पैर में, तो जो है कैसे पता चलेगा? संवेदी तंत्रिकाएं हैं, पैर में भी हैं, तो वो जो है संवेदी तंत्रिकाएं जो है संवेदन यानी कि जो है सिग्नल देता है मेरुरज्जु तक या तो फिर मेरुरज्जु से दिमाग तक। तब जो है दिमाग को पता चलता है कि हाँ भाई पैर में जो है चोट लगा है, पैर या हाथ कुछ भी समझ लीजिए आप। तो उस टाइप के सिग्नल को जो है, उस टाइप के सूचना को जो है यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। उस टाइप का जो है सूचना ले जाता है उसे जो है संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। और प्रेरक तंत्रिकाएं का क्या होता है दोस्तों, इसे जान लेते हैं। वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। आदेश लाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है आदेश लाएगा। कहाँ से लाएगा? मस्तिष्क से लाएगा या तो फिर मेरुरज्जु से लाएगा आदेश। प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर गर्म पानी होगा तो गर्म पानी को छूते हो ना तो अचानक ऐसे कर देते हो, हटा देते हो, तो वो जो है कहाँ से आता है? दिमाग से आता है। दिमाग जो है बोलता है तू हटा वहाँ से, तो जो है तुरंत जो है हटा देता है। तो उसी को जो है दिमाग जो है कोई संदेश लाता है हटाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों तक, हाथ तक लाता है। हाथ में से छुओगे तो हटा दोगे ऐसे, तो हाथ तक लेके आता है, उससे जो है प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। उस टाइप के तंत्रिका को जो है क्या कहेंगे? प्रेरक तंत्रिकाएं कहेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे जो है दो शब्द के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दो शब्द है, उद्दीपक और यहाँ पर जो है अनुक्रिया। इस शब्द के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है यदि किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए तो पैर जो है तुरंत हटा लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, यही वाला उदाहरण है। तो हमारा शरीर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करता है और तुरंत प्रतिक्रिया भी करता है। तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि हमारा जो है पर्यावरण है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अचानक धूप आ जाता है, तो धूप आता है तो गर्मी लगता है, और यहाँ पर बारिश आ जाता है पर्यावरण में, और यहाँ पर जो है ठंडा आ जाता है, ठंडा का मौसम आ जाता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों हमारा शरीर जो है प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि ठंडा का मौसम आता है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है और ठंडा का मौसम आता है, तो यहाँ पर जो है हमारा शरीर को भी ठंड लगता है और ठंड के वजह से जो है हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। और वो प्रतिक्रिया क्या होगा? ठंडा में क्या होता है? कांपने लगते हैं ना हम, तो वही जो है प्रतिक्रिया है, कांपना जो है प्रतिक्रिया होता है। तो हमारे आसपास होने वाले ये परिवर्तन उद्दीपक कहलाता है दोस्तों। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है वो जो है उद्दीपक कहलाता है, और उनके अनुसार होने वाले प्रतिक्रिया अनुक्रिया कहलाता है। और पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि पर्यावरण में क्या का मौसम है? अभी जो है गर्मी का मौसम है, तो गर्मी की वजह से यहाँ पर हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होता है, यानी कि पसीना निकलता है गर्मी के मौसम में।
हमको जो है गर्मी लगता है और पसीना निकलता है। तो यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम जो है यहाँ पर उद्दीपक कहलाएगा, और शरीर जो है प्रतिक्रिया देगा और पसीना निकालेगा, वो जो है अनुक्रिया कहलाएगा। यही ये बोल रहा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गर्म वस्तु उद्दीपक और पैर का तुरंत हटा लेना अनुक्रिया है। तो ये जो है ये बोल रहा है, ये उदाहरण दिया था, तो किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए तो ये जो है गर्म वस्तु जो है उद्दीपक कहलाएगा, और पैर जो है तुरंत हटा लेते हैं वो जो है अनुक्रिया कहलाता है। तो यही ये बोल रहा है। तो यहाँ पर नीचे में देखते हैं दोस्तों, नीचे में क्या है, सारणी है, ये सबको आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर धमाके की आवाज़ से चौंकना, यानी कि पटाखा जब जलाते हैं तो अचानक तेज आवाज़ आता है और धमाके का आवाज़ क्या होगा, उद्दीपक, और चौंकना जो है अनुक्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार से आप भर सकते हैं। तो इसको देख के आप कमेंट करिए, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर करके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे क्या दिया है यहाँ पर दोस्तों, कुछ यहाँ पर शब्द दिया है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसे समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ पर ये भी जो है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसे भी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं रहता है। कुछ क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है दोस्तों, जैसे कि सर्दी लगने पर कांपना, छींकना, मुंह में लार आना, पलके झपकाना इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं हैं। यानी कि जो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है वो जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई मीठा खाना या तो फिर इमली वगैरह का चटनी या तो फिर खट्टा खाना जो है आ जाता है, तो मुंह में पानी जो है ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों, वो जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता है, उसे जो है अनैच्छिक क्रियाएँ कहेंगे। तो यही बोल रहा है ये। इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा से संचालित होती हैं दोस्तों। कुछ क्रियाएं होता है जो हम जो है चाहेंगे वही होगा। जैसे कि उठना, बैठना, चलना, गर्दन घुमाना। जैसे कि मैं जो है आपके तरफ ऐसे गर्दन घुमा रहा हूँ ना, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। तो ये जो है ऐच्छिक क्रियाएँ कहलाएंगी। तो जो इच्छा से करते हैं वो जो है ऐच्छिक क्रियाएँ कहलाती हैं। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएँ तुरंत व स्वतः होती हैं दोस्तों, हमें विभिन्न खतरों से बचाती हैं। जो कभी कभी होता है अनैच्छिक क्रियाएं, वो जो है स्वतः होती है, हमारी विभिन्न खतरों से बचाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए आप, जैसे कि यहाँ पर कोई धूल वगैरह आता है, गाड़ी में चलोगे तो धूल वगैरह आता है, तो जो है पलक जो है अपने आप जो है ऐसे होते रहता है। ये जो पलक है ना, आँख का पलक है, ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाएगा, कचरा वगैरह रहता है तो। या तो फिर तेज धूप रहता है, तेज धूप में ऐसे मुंदा जाता है आँख, ऐसे जो है मुंदा जाएगा, हल्का हल्का खुले रहेगा तो ऐसे जो है मुंदा जाएगा, तो वो जो है अनैच्छिक होगा। अचानक जो है तेज धूप आता है तो ऐसे ही हो जाता है, कभी गौर करना। तो वो जो है अनैच्छिक क्रिया है और खतरा से बचाता है, धूप से बचाता है, तेज धूप से। तो यही ये बोल रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और यहाँ पर उदाहरण को तो समझ लिए, वही उदाहरण है और थोड़ा सा अलग होगा। अपने आसपास हुए परिवर्तनों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक और अचानक होती हैं दोस्तों, वही मैं बोल रहा हूँ, अचानक हो जाता है। इन क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु से होता है। तो ये दोस्तों अपने आप जो होता है तुरंत होता है, ये जो है क्रिया मेरुरज्जु से होता है। तो मेरुरज्जु जो है तुरंत यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका से जो है सिग्नल भेजेगा अंग तक, और जो है पलक जो है ऑटोमेटिक झपक जाएगा। और ऑटोमेटिक ऐसे भी झपकते रहता है, कभी कभी ऐसे झपकते रहता है ना, उसे भी जो गौर नहीं किए होंगे तो यहाँ पर जो है वो भी अनैच्छिक क्रिया है। इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। वही है दोस्तों अनैच्छिक। आगे क्या है, क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी तंत्रिकाएं संदेश मेरुरज्जु तक ले जाती हैं और संदेश प्रेरक तंत्रिकाएं द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार एक चाप बन जाता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या कहेंगे, वही है, मैं बताऊंगा, अभी डायग्राम से बताऊंगा दोस्तों उसे। इसकी सूचना प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के बाद होता है। तो जैसे कि यहाँ पर पलक झपकते हैं या तो फिर तेज धूप अचानक आ जाता है तो आँख जो है ऐसे मूंदा जाता है, हल्का सा खुले रहता है देखने के लिए, तो वो जो है अचानक हो जाता है, उसका जो है जानकारी दिमाग को नहीं रहता है। जब हो जाता है, आँख जो है ऐसे मूंदा जाता है या तो फिर पलक झपक जाता है, तो जो है इसके बाद जो है दिमाग को पता चलता है कि हाँ जो है ऐसे मूंदा गया है आँख और जो है पलक झपक रहा है।
तो यही ये बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है डायग्राम से समझ लेते हैं, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती चाप को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है दोस्तों, ये जो है मेरुरज्जु है। तो इसे समझिए आप, ये जो है मेरुरज्जु है और यहाँ पर उद्दीपक है। उद्दीपक समझते हैं ना, हमारे यहाँ पर पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसे उद्दीपक कहते हैं। यानी कि ठंडा, गर्मी, बरसात, जो भी परिवर्तन होगा, कई तरह के परिवर्तन होते हैं, तो आप उदाहरण से समझिए इन तीनों को। तो यहाँ पर जो है ये उद्दीपक कहलाएगा। यानी कि अभी समझिए आप, अभी जो है उद्दीपक आया, यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, तेज धूप आता, अचानक जो है तेज धूप आया, आप जो है बाहर हो, वातावरण में बाहर हो, अचानक तेज धूप आ गया, तो यहाँ पर संवेदी अंग यानी कि आँख में जो है यहाँ पर पड़ा तेज धूप, इसको जो है पता चल गया और ये जो है सिग्नल भेजेगा। सिग्नल को क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिका कहेंगे या तो फिर एफरेंट नर्व कहेंगे। एफरेंट नर्व से जो है यहाँ पर सिग्नल जाएगा मेरुरज्जु तक और मेरुरज्जु से तुरंत सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को जो है प्रेरक तंत्रिका से जो है सिग्नल आएगा या तो फिर प्रेरक तंत्रिका कहेंगे उसको। ये जो है सिग्नल आँख में पहुंच जाएगा यानी कि पेश पहुंच जाएगा और तुरंत जो है आँख जो है ऐसे मुंदा जाएगा, ऐसे जो हल्का हल्का खुले रहेगा, ऐसे मुंदा जाएगा तुरंत। ये जो है क्रिया एकदम तुरंत होता है और इसी क्रिया को जो है प्रतिवर्ती चाप कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप तो होशियार बच्चे हो, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो आगे तो ये ख़त्म हो गया दोस्तों। और ये क्या दिया है, ये हमारी त्वचा, नाक, जीभ, आँख और कान संवेदी अंग है। तो संवेदी अंग को आप समझ लीजिए, यहाँ पर आँख जो है संवेदी अंग है, बताया था अभी। तो यहाँ पर क्या क्या संवेदी अंग है, त्वचा, नाक, जीभ, आँख, कान संवेदी अंग है जो बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं और इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। जो दोस्तों संवेदी अंग को ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है ये जो है अलग टॉपिक भी हो सकता है, त्वचा, नाक, इन सब के बारे में जो है अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में जो है अलग से पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय जो है अंतः स्त्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये जो है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है अगले वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो यहाँ पर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ जो है सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, अगले वीडियो पर मिलते हैं।